हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दैट अब तक के जो 2 वीडियोस और 2 लेक्चर्स आप लोगों ने देखे हैं वो सब आप लोगों को क्लियर हो चुका है. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक. बट व्हाट वी हैव स्टडीड टिल नाउ, we have studied theoretical part of cost accounting. What theory we have studied? What is cost accounting? Its comparison with financial accounting, its objective, and its usage in a company. So students, I always say this to my all batches of TY BCom all the time, that never ever avoid or ignore theoretical part. I know that you all are very good in theory, but what happens is this subject is a practical subject. So in case of a practical subject, what happens, students take interest only in sums, but they don't pay any attention towards the theory part. But sometimes it happens that university asks you some kind of tricky question in practical sums, तो वहां पर तुम कंफ्यूज हो जाते हो और बहुत बार तुम्हारे सम्स गलत हो जाते हैं. डोंट वरी, कॉस्ट अकाउंटिंग इज वेरी मच इजी, बट कभी कभार हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे तुम लोगों को कौन बचाता है? तुम्हारा थियरी. क्योंकि थियरी में अगर तुमने रिलेवेंट आंसर भी लिखा है कि वो उस क्वेश्चन को प्रेजेंट कर रहा है प्रॉपरली, मतलब तुम्हारा आंसर प्रॉपरली जस्टिफाई कर रहा है क्वेश्चन के साथ, सो एग्जामिनर मार्क्स देगा तुम्हें. सो नेवर एवर अवॉइड थियोरी, बिकॉज बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि बच्चे प्रैक्टिकल सम्स इतना अच्छा नहीं कर पाते, कुछ स्टेप्स करते हैं, देन दे जस्ट लीव द सम, बट थियोरी अच्छे से अटेम्प्ट करने के कारण दे गेट्स 14-13 marks out of 20, so which is very nice attempt. So I always ask my student and I always suggest my students to pay attention towards theoretical part as well. So what we are going to study today is a sum. Okay, question number 1. Messrs Reliance Industries Limited Dhulia supplies you the following information. हमें कुछ information दी गई है and we have to calculate what they have asked. Consumption of material per annum 15,000. एक साल का consumption 15,000 kg है. Cost of placing an order rupees 48. मतलब एक टाइम का ऑर्डर का कॉस्ट क्या जा रहा है तुम्हारा? rupees 48. Cost of raw material rupees 2 per kg. स्टोरेज कॉस्ट इज 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री. स्टोरेज कॉस्ट क्या है? 8%. 8% किसका? इसका, मतलब ₹2 का. क्लियर? जो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है उसका 8% तुम्हारा स्टोरेज कॉस्ट है. क्लियर? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड ऑल्सो स्टेट द नंबर्स ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड. ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है कैलकुलेट करना. EOQ फॉर्मूला वाइज वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, एंड दिस क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये भी बहुत इजी है, नो वरीज. ओके, सो हियर फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू राइट द फॉर्मूला. हाउ मच इज आवर एनुअल कंजम्पशन? दैट इज A, 15,000 kg. क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ है. O मीन्स ऑर्डर कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, तो कॉस्ट कितना है? ₹48. C means carrying cost, that is 2 into 8%. Carrying cost के बारे में तुम्हें क्लियरली बोला गया था कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का 8% तुम्हारा कैरिंग कॉस्ट है. क्लियर? इतना पार्ट आई होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस. नेक्स्ट, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इनपुट द डेटा. 2AO डिवाइडेड बाय C फॉर्मूला है. 2 into एनुअल कंजम्पशन है 15,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 48 डिवाइडेड बाय 2 into 8%. स्टूडेंट्स, हम 8% को 8 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं. क्लियर? अब यहां पर क्या हो जा रहा है? यू ऑल माइट हैव स्टडीड दिस इन योर मैथमेटिक्स, दैट किसी नंबर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होगा, गेटिंग माई पॉइंट, मतलब तुम्हारा पॉइंट क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 3. क्लियर? सो ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जब जाता है, सो व्हाट इट बिकम्स इट गेट्स मल्टीप्लाई बाय द न्यूमरेटर. गेटिंग माय पॉइंट? सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं?
1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 3, इसे हम 3 डिवाइडेड बाय 2 भी लिख सकते हैं। क्लियर? क्योंकि जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? आई थिंक इतना पार्ट तुम लोगों का क्लियर हो चुका है। स्टूडेंट्स, बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं विच यू शुड नो। ये चीज तुम्हें कैलकुलेटर नहीं बताएगा। गेटिंग माई पॉइंट? मैथ्स का ये पार्ट तुम्हें कैलकुलेटर नहीं बताएगा। ये चीजें तुम्हें खुद पता होनी चाहिए कि ओके डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। तो प्लीज ये पार्ट सीख लेना, इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल इन कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर? सो ये जो 100 जो डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर? और इट गेट्स डिवाइडेड बाय 16। 16 कैसे आया? 2 into 8। क्लियर? सो 30,000 into 4,800, 4,800 कैसे हुआ? 48 into 100। ठीक है, 4,800 डिवाइडेड बाय 16। स्टूडेंट्स, टेक योर कैलकुलेटर while attending this lecture, और जिनके पास नहीं है वीडियो पॉज करो फिर कैलकुलेटर लेकर के बैठो, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू वन इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि स्क्वायर रूट कब निकालना है, राइट? व्हाट यू हैव टू डू इज 30,000 into 4,800 डिवाइडेड बाय 16। उसके बाद तुम्हें इज इक्वल टू दबाना है। क्लियर? उसके बाद अंडर रूट का बटन दबाना है। 16 के बाद तुरंत अंडर रूट का बटन नहीं दबाना है। गॉट माई पॉइंट? व्हाट आई एम टेलिंग यू, कभी भी ये चीज याद रखना। अगेन 30,000 into 4,800 डिवाइडेड बाय 16। ओके, उसके बाद तुम्हें इज इक्वल टू दबाना है। इज इक्वल टू दबाने के बाद तुम्हें अंडर रूट का बटन दबाना है, and then you will get your 3,000 kg. What is your 3,000 kg? That is your economic order quantity. यानी कि तुम अगर 3,000 kg of product या यूनिट मंगाते हो तो तुम्हारा प्रॉपर अमाउंट यूटिलाइज हो जाता है। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया था कि एक टेम्पो में 1 यूनिट भी आ सकता है और एक टेम्पो का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 यूनिट्स भी है। तो तुम 1 यूनिट मंगाना प्रीफर करोगे या 10 यूनिट्स? तो यू विल सी कि मैडम यूसेज पे है कि हमें जरूरत 1 की है 10 की है, तो तुम अपना यूसेज निकालो कि तुम एक साल में कितना कंज्यूम करते हो। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि एक करके मंगाने में तो तुम्हारा ट्रैवलिंग कॉस्ट कितना जाएगा। सो व्हाट वी प्रीफर इज वी प्रीफर द बेस्ट रेट। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है कि कम से कम रेट में हम ज्यादा से ज्यादा कितना क्वांटिटी मंगा सकते हैं। आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर। सो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ गया? 30,000 3,000 kg। क्लियर? मेन तुम्हें ये सीखना था इस क्वेश्चन में कि अंडर रूट एंड में करते हैं, वो भी इज इक्वल टू का बटन दबाने के बाद। नेक्स्ट, हमसे लास्ट में पूछा गया था नंबर ऑफ ऑर्डर टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर, कि एक साल में हमें कितना नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस करना होगा। सो इसका फॉर्मूला क्या है? टोटल कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर डिवाइडेड बाय EOQ, कि एक साल में तुम कितना कंज्यूम करते हो, तुम्हारा एक साल का रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा तो है नहीं कि हम कितना भी क्वांटिटी मंगाते जाएंगे, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है हम उतना ही मटेरियल मंगाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं मंगाएंगे। सो आवर एनुअल कंजम्पशन इज 15,000 kg डिवाइडेड बाय 3,000 kg। डिवाइडेड बाय 3,000 kg ये क्या है? हमारा EOQ। अभी हमने कैलकुलेट किया वाया फॉर्मूला। सो 15,000 डिवाइडेड बाय 3,000 इट विल बी 5 ऑर्डर्स। मतलब साल भर में तुम्हें 5 बार मटेरियल मंगाने की जरूरत पड़ती है। क्लियर? आई थिंक दैट आई हैव मेड दिस क्लियर टू यू ऑल। कुछ नहीं है, सबसे पहले तुम्हें A, O और C कैलकुलेट करना होता है, उसके बाद उसे डेटा में इनपुट करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, ये सारे इंटरनल जो भी 2 into 15,000 into 48 डिवाइडेड बाय 2 into 8 डिवाइडेड बाय 100, ये सब कैलकुलेट करने के एंड में इज इक्वल टू का बटन दबाने के बाद वी हैव टू प्रेस अंडर रूट का बटन एंड देन you will get the right answer. And after EOQ, you know this total consumption of material during the year divided by EOQ, and you will get the number of orders that you have to place in a year. I hope इतना clear हो चुका है. Let's move to the next question. This is our question number 2.
फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट EOQ एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड. अगेन वही कैलकुलेट करना है. एनुअल डिमांड 10,000 यूनिट्स. इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल 20%. ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर. ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब कुछ ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए जो तुम्हारा कॉस्ट लगता है, दैट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर. मतलब एक एक ऑर्डर पे तुम्हें इतना अमाउंट देना पड़ता है. इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर. हो सकता है तुम्हारे प्रोडक्ट का कुछ इंस्पेक्शन भी करना पड़ता होगा, तो वो इंस्पेक्शन का कॉस्ट कितना जा रहा है पर ऑर्डर? ₹10. नाउ यू विल आस्क मी कि मैम यहाँ पर इतने सारे डेटा क्यों दिए हुए हैं? स्टूडेंट्स, देयर आर सर्टेन सम्स जहां पर वो तुम्हें डायरेक्टली नहीं ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर रेट या कैरिंग कॉस्ट दे देंगे. लास्ट वाले सम में डायरेक्टली दिया था, इट वाज वेरी नाइस, बट मैक्सिमम सम्स में ऐसा नहीं रहता है. दे वांट टू टेस्ट कि तुम्हें क्या क्या कैलकुलेट करना है. यहाँ पर तुम्हें ऑर्डरिंग रेट, कैरिंग कॉस्ट, सब कुछ तुम्हें खुद से कैलकुलेट करना होता है. क्लियर? नेक्स्ट, आगे भी एक क्वेश्चन. फॉलो अप कॉस्ट फॉर ईच ऑर्डर. फॉलो अप कॉस्ट मीन्स सपोज तुमने कोई ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर तुम्हारा 1 मंथ में आने वाला है. सो आफ्टर दैट तुम फॉलो अप भी तो करोगे ना कि ओके इतना रेडी हुआ क्या प्रोडक्ट, या कब तक आप ऑर्डर कर देंगे, दिस और दैट जो भी है, जो तुम फॉलो अप करते हो किसी चीज के लिए, तो उसका कॉस्ट तुम्हारा क्या कितना जा रहा है ईच ऑर्डर पे? ₹15. पिल्फरेज व्हाइल होल्डिंग इन्वेंट्री. स्टूडेंट्स, व्हाट इज पिल्फरेज? पिल्फरेज इज नथिंग बट, देखो वी ऑल नो कि हर जगह कुछ ना कुछ तो हल्का सा चीजों का झोलमाल तो होता ही है. सपोज फॉर एग्जाम्पल कि प्रोडक्ट को लाने में छोटी छोटी सी चोरियां, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में पेन चोरी हो जाते हैं. अब थोड़ी ना कंपनी इतना चल रही है और कंपनी सीसीटीवी में ये चेक करेगी कि किसने पेन उठाया. ये छोटी मोटी सी चीजें होती हैं, जैसे कि पेन कभी चोरी हो जाता है, या स्टेपलर या पंचिंग मशीन. ये सब कैसे होता है, छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिसके ऊपर कंपनी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती है. गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा काम कंपनी को रन करना है या बैठ करके पेन, पेंसिल, रबर और पंचिंग मशीन और स्टेपलर संभालना है? तो ये सब जो छोटी छोटी सी चीजें चोरी हो जाती है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? पिल्फरेज. क्लियर? ये वर्ड समझ के चलना, इसे बोलते हैं हम पिल्फरेज. व्हाइल होल्डिंग इन्वेंट्री. होल्डिंग इन्वेंट्री मतलब जब तुम अपनी इन्वेंट्री को स्टोर करते हो, मैंने बोला था ना, तुम अपनी इन्वेंट्री लाने के बाद तुरंत ही तुम उसे प्रोसेसिंग में नहीं डाल देते हो, तुम उसे कुछ टाइम तक अपने पास पे होल्ड रखते हो. तो सपोज तुमने जब होल्डिंग पे रखा है, तो तुम्हारा उसमें का 5% पिल्फरेज मीन्स व्हाट हैपेंस, चोरी हो जाता है. थोड़ी छोटी सी चोरी जो होती है, छोटी मोटी सी, वो 5% हो जाती है. क्लियर? अदर होल्डिंग कॉस्ट. अदर होल्डिंग कॉस्ट मतलब और भी कुछ कॉस्ट है जो कि तुम्हें प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए पे करना पड़ता है, दैट इज योर अदर होल्डिंग कॉस्ट. कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10. देखो ये है एक यूनिट का अमाउंट. क्लियर? कॉस्ट पर यूनिट इज ₹10. आई होप दैट एटलीस्ट क्वेश्चन पार्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू. 2 पार्ट में डिवाइडेड है क्वेश्चन. यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 हाफ यहाँ पर है और हाफ यहाँ पर है. क्लियर? नेक्स्ट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑर्डर कॉस्ट. मैंने कहा था ना, यहाँ पर तुम्हें कुछ भी रेडीमेड नहीं मिलेगा, यू हैव टू कैलकुलेट एवरीथिंग. तो यहाँ पर हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स और यहाँ पर लिख दिया अमाउंट. स्टूडेंट्स, एग्जाम में पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ऑलवेज शो योर वर्किंग कैपिटल इफ इट इज इम्पोर्टेंट. सपोज किसी स्टूडेंट ने ये सारा कैलकुलेशन किया ही नहीं है और डायरेक्टली EOQ कैलकुलेट कर दिया. आई एज्यूम कि आंसर राइट ही आया होगा स्टूडेंट का, ऐसा नहीं है कि गलत आया होगा, बट इससे ना डाउट आ जाता है एग्जामिनर को कि स्टूडेंट ने डायरेक्टली ये कैसे कैलकुलेट कर लिया. गेटिंग माय पॉइंट? सो इट बिकम्स very much helpful for you all if you will show each and every step. Getting my point? So यहाँ पर तुम ये कैलकुलेशन दिखाओ क्लियर कट कि टोटल ऑर्डर कॉस्ट तुमने कैसे कैलकुलेट किया while writing your paper. Particulars amount, ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट ₹25 दिया हुआ था, इंस्पेक्शन कॉस्ट ₹15, फॉलो अप कॉस्ट ₹10 एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी योर ₹50. ऐड कर देना इन सबको. ठीक है? नेक्स्ट, कैरिंग कॉस्ट. ऑर्डर कॉस्ट आप हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम कैलकुलेट करेंगे कैरिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट में सबसे पहले आता है पिल्फरेज. पिल्फरेज क्या है? 5% ऑफ ₹10. क्लियर कट क्वेश्चन में दिया हुआ था.
₹10 का 5% तुम कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हो, वरना तुम्हें डायरेक्टली भी पता होगा, इट विल बी 0.5, राइट। अदर होल्डिंग कॉस्ट, अदर होल्डिंग कॉस्ट मतलब ऐसे भी कुछ कॉस्ट है जो कि प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए हमें पे करने पड़ते हैं, बट वी कैन नॉट कैलकुलेट इट, तो हमने एक्यूमुलेट कर लिया, तो वो कितना लगता है 15% ऑफ 10, दैट इज ₹1.5। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड अप कैपिटल ये क्वेश्चन में क्लियर कर दिया था, दैट इज 20% ऑफ ₹10। तो 20% of ₹10 will be your ₹2. So again 0.5 plus 1.5 plus 2 will be ₹4. Clear? I hope that this much is very much clear to you all. Once again I am repeating it. Students, question again देख लो। इस क्वेश्चन में कोई भी डेटा तुम्हें डायरेक्टली नहीं दिया गया है, तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। पर ordering cost भी we have calculated here, and carrying cost also we have to calculate. Economic order quantity formula we all know, 2 into 2AO divided by C. 2 into 10,000 into 50 we have calculated, ordering cost 50 आया था और carrying cost is 40. So again take your calculator, 2 into 10,000 into 50 divided by 4. Students, while after typing 4, type is equal to, it will be 2,50,000. After that under root का बटन दबाना है and you will get 500 units. Student, I am asking you all to please sit with your calculator. Without calculator कुछ मतलब नहीं है ये lecture attend करने का. Getting my point? We all need calculator while attending this lecture. Number of orders. Number of orders का formula I have already explained to you all. Annual demand divided by economic order quantity. Annual demand, इस यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियर कर दिया हुआ है, that is your 10,000 units annual demand, and economic order quantity we have calculated here. So what you have to do is 10,000 divided by 500, that is 20 orders. 20 orders का मतलब ये होता है कि तुम्हें एक साल में 20 बार ऑर्डर दे करके हम अपने प्रोडक्ट को मंगाना होगा, तो तुम्हारा अमाउंट कम से कम में तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे पास आ जाएगा। Clear? Students, today we have solved 2 sums, right? Question number 1 was very much easy, wherein तुम्हें सब डेटा डायरेक्टली दिया हुआ था। Question number 2 was, I cannot say tough, but it was bit calculative. Student, ये question नवंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2014, wait, no 2017, सॉरी, मैंने यहाँ पर लिखा था बट पता नहीं क्यों इसमें आया ही नहीं पीपीटी में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ नवंबर 2017। ये क्वेश्चन नवंबर 2017 में आया हुआ है, एंड दिस क्वेश्चन कैरीज 10 marks. Always remember students that while attending paper you should always know your formula. मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट योर फॉर्मूला एंड फॉर्मेट। अगर फॉर्मूला और फॉर्मेट आता है, और थर्ड वन इज योर लॉजिक, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन इस तरीके से ट्रिकी कर देते हैं कि तुम्हें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है, एंड यू हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस, बट ठीक है, इट हैपेंस, with the practice you all will learn. And one suggestion which I always give to my students is to solve previous year paper. अभी से नहीं, but once you people are done with your portion, एक बार हमारा पोर्शन खत्म हो गया तो उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करो। अभी क्या कौन सा ईयर है, 2020, तो कम से कम 2017 के बाद का पेपर अटेम्प्ट करो। गेटिंग माई पॉइंट? एटलीस्ट लेटेस्ट वाला अटेम्प्ट करो, जैसे कि 2019, 18, ये सब का 5th सेमेस्टर का पेपर अटेम्प्ट करो, so that you will come to know कि where you stand. And I have corrected many a paper of cost accounting, and such question comes for 10 marks.
स्टेप्स गिन के 5-6 भी नहीं होते, स्टूडेंट्स डायरेक्टली गेट 10 मार्क्स। क्लियर? सो आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा सम्स, एंड इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी मच इजी टू कैलकुलेट. But one thing, always remember while using your calculator and while calculating economic order quantity, one thing you all must do is जो भी कैलकुलेशन है वो कर लो, उसके बाद इज इक्वल टू का बटन दबाने के बाद एंड में यू हैव टू प्रेस योर अंडर रूट. क्लियर? I hope that everything is very much clear to you all. Let's move to our last question, that is question number 3. Students, this is for your practice. I have given this question for your practice sake because this question is very much easy, and while solving this sum you will come to know where you stand actually. Getting my point? I know कि आप लोगों से सॉल्व होगा नहीं होगा, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट तुम्हें ये तो पता चलेगा कि तुम्हें कितना आता है ये सम. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. मैं अभी भी तुम लोगों को थोड़े हिंट्स बता दूंगी, बट एटलीस्ट यू शुड नो योर position कि how much you already know after attempting 3 questions. One question I gave you in our last lecture as a practicing sum या as a introduction sum. Today we have solved 2 sums, जिसमें से question number 2 was very much easy and question number 1 was very much easy, जहाँ पर तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल कंजम्पशन सब कुछ डायरेक्टली दिया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट था, बट ये बहुत इजी होगा. सो लेट्स रीड इट. अ मैन्युफैक्चरर्स बाय, एस नहीं आएगा, अ मैन्युफैक्चरर आएगा, एस नहीं आएगा, सॉरी. अ मैन्युफैक्चरर बायस सर्टेन स्पेयर्स फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स एट ₹40 पर सेट. यानी कि वो कुछ स्पेयर पार्ट खरीदता है, आउटसाइडर सप्लायर मतलब किसी और सप्लायर से लेता होगा. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कार का ही ले लो. अगर मुझे कार बनाना है तो ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर कार का प्रोडक्शन कर रही हूँ, कार का मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, तो टायर भी मेरी कंपनी में ही बनता होगा. नॉट नेसेसरी. स्टेयरिंग कहीं और से मैं लाती रहूंगी, टायर किसी और कंपनी से लाती रहूंगी, तो स्पेयर पार्ट्स मैं कहीं और से लाती हूँ और उसके बाद उस चीज को असेंबल करके मैं कार बनाती हूँ. गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसे भी होता है. तो भले ही मुझे बनाना एक प्रोडक्ट है, बट स्टिल आई हैव टू परचेज स्पेयर पार्ट फ्रॉम द आउटसाइडर. तो ₹40 पर सेट का लग जाता है. क्लियर? टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट्स आर 45,000 सेट्स. मतलब एक साल में मुझे 45,000 सेट्स लगते हैं. क्लियर? द एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%. एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री इज 10%, एंड कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस etc. per unit per year would work out to be ₹1. मतलब तुम्हारी कंपनी जो रेंट दे रही है, स्टेशनरी के ऊपर खर्चे हो रहे हैं, कंपनी ने इंश्योरेंस भी कुछ किए होंगे, प्रोडक्ट्स के, स्टॉक्स के भी इंश्योरेंस होते हैं, वी ऑल नो. कंपनी जो टैक्स पे करती है, इन सब अमाउंट को टोटल करने के बाद जब नंबर ऑफ यूनिट में डिवाइड किया जाता है तो एक यूनिट का रेट क्या आता है? ₹1. क्लियर? सो कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यहाँ पर तुम्हें ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है. देखो सब क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हमने आज देखे, तीनों क्वेश्चंस अलग अलग थे. क्वेश्चन नंबर 1 में एवरीथिंग वाज डायरेक्टली गिवन. क्वेश्चन नंबर 2 में यू हैड टू कैलकुलेट कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 3 में you have to calculate only carrying cost because order cost is already given to you. Order cost कितना है? ₹5. Again you all have to calculate the EOQ and the number of orders to be placed. Students, in this question what you have to do, you have to calculate your carrying cost. What will be your carrying cost? So let me give you a hint. Okay, let's start with A. एनुअल कंजम्पशन कितना है? 45,000. ए क्लियर है? ए के बारे में डू यू हैव एनी डाउट? नो, यू ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट इट बिकॉज इट इज डायरेक्टली गिवन. 45,000 तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन है. ओके, व्हाट अबाउट योर कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट के बारे में क्या बोला? इट इज 10%, राइट? तो 10% ऑफ
इन्वेंट्री कॉस्ट, और तुम्हारा इन्वेंट्री का क्या कॉस्ट है ₹40, तो 40 का 10% कितना होगा? 40 का 10% विल बी 4, राइट? प्लस ये जो तुमने एक्स्ट्रा कैलकुलेट किया रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्सेस, इसका एडिशन करके पर यूनिट जो तुमने निकाला वो कितना आया? ₹1. So 4 plus 1 will be 5. So 5 would be your carrying cost. Got it? So यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली कुछ चीजें नहीं दी होती है, you have to calculate it. What is this? This is your carrying cost. Again I repeat it. How did you calculate? The annual cost of investment in inventory is 10%. 10% किसका? जो उसका रेट है, उसका रेट क्या दिया है? पर सेट का ₹40. 40 के ऊपर 10% जो है वो तुम्हारा एनुअल कॉस्ट जाता है इन्वेस्टमेंट ऑन इन्वेंट्री. तो 10% निकालेंगे तो 4 आ गया, और जो कॉस्ट लग रहा है रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, इन सब का +1 करेंगे तो +1 क्लियरली दिया है. 4 + 1 = 5. सो दिस इज योर कैरिंग कॉस्ट. ए पता चल गया, सी पता चल गया, ओ ऑलरेडी दिया हुआ है 5. Clear? So what you have to do? 2AO divided by C. So 2 into A कितना है? 45,000. O कितना है? Ordering cost 5 divided by annual C. C कितना है? 5. आंसर तुम्हारा आता है 90,000. अंडर रूट करोगे तो 300. 300 sets will be your इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. मतलब तुम्हें एक बार में 300 सेट्स अगर तुम मंगाते हो तो तुम्हारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के हिसाब से प्रॉपरली रेट बच जाता है. तो यहाँ पर ये होमवर्क है, लेकिन नाम के लिए होमवर्क है, मैंने सॉल्व कर दिया. बट यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गया तुम्हारा 300. अब तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड. तुम्हारा एनुअल कंजम्पशन कितना है? 45,000. 45,000 डिवाइडेड बाय EOQ कितना था? 300, right? 45,000 divided by 300 would be 150. So annually तुम्हें 150 times ऑर्डर देने होंगे, यानी कि 150 ऑर्डर तुम्हारे जाएंगे सप्लायर के पास. Getting my point? I hope that this much part is very much clear to you all. आज का सम काफी इजी था और काफी यूजफुल भी था. I don't think that there should be any kind of doubt from any of you, but still if you have doubt or any query you can ask it in our Google Classroom chat box. Just only doubts, nothing else कि मैम ये कैसे आया या इसका कैलकुलेशन कैसा है. बहुत इजी है ये सम, प्रैक्टिस करो. एंड आफ्टर दिस मैं तुम लोगों को और भी सम्स दूंगी प्रैक्टिस के लिए, so that you will become master in this. Trust me students, cost accounting is not just only to pass your exam. This subject will help you out in scoring a very good marks. I have corrected many a paper of cost accounting और मैंने खुद ने बच्चों को 90 above marks दिए हैं. बच्चे इतना accurate sum solve करते हैं, मुझे नहीं पता कौन से बच्चे हैं because we don't know about it, but students इतना ज्यादा accurately वो sum solve करते हैं कि हमें कंप्लीट पूरा 20 में से 20 मार्क्स भी देना पड़ता है स्टूडेंट्स को. वी डोंट हैव एनी ऑप्शन. बच्चे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं और टीचर्स आपका मार्क्स तो डेफिनेटली नहीं काटना चाहेंगे अगर आपने राइट सॉल्व किया. सो वी वांट टू गिव यू मार्क्स. सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल टू स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम, सो दैट यू ऑल विल स्कोर फॉर 90+ ऑल ऑफ यू इन कॉस्ट अकाउंटिंग. आई डोंट नो अबाउट अदर सब्जेक्ट. मैं दूसरे के सब्जेक्ट के बारे में नहीं कमेंट दे सकती बिकॉज सबका अलग अलग पेपर करेक्शन का तरीका है या सब सब्जेक्ट का अलग कंटेंट्स है. बट कॉस्ट अकाउंटिंग it is very much easier to get 90+ marks. So I am telling you all people to work for 90+. कॉस्ट अकाउंटिंग में 90 से नीचे नहीं आना चाहिए आप लोगों को मार्क्स. सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट स्टडिंग. किसी को भी ये नहीं बोलना है कि मैडम ये नहीं आता वो नहीं आता. यू ऑलरेडी हैव माय प्रीवियस वीडियोस आल्सो, सो यू कैन वॉच फ्रॉम देयर about your basics. So please all of you have this target 90+ in your cost accounting. Clear? So आज का लेक्चर इतना ही था.
tomorrow we will have another lecture and we will solve more sums. I will give you homework as well and solve, all of you solve the sum. ये नवंबर 2017 का था और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये क्वेश्चन था नवंबर 2014. राइट, ये नवंबर 2014 का सम्स है. मतलब ये मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रही हूँ जो कि 2-3 साल पहले या 5-6 साल पहले पूछे गए हैं एक्चुअल में यूनिवर्सिटी एग्जाम में. ये सब यूनिवर्सिटी एग्जाम के पेपर्स के क्वेश्चन है. सो ये बहुत इजी है सॉल्व करना इफ यू वांट टू लर्न इट रियली. सो इट इज नॉट टफ टू गेट गुड मार्क्स इन कॉस्ट अकाउंटिंग. सो ऑल ऑफ यू अभी से पढ़ना चालू कर दो. कोई बहाना नहीं है, अभी तो घर पे ही हो सबके सब. देयर इज नो सच रीजन कि नहीं हो रहा है मैम. गॉट इट? So start studying, or if you have any doubt, ask in Google Classroom. I will definitely solve your doubt regarding the subjects. I hope that you all are understanding whatever I am teaching you all. इसी तरीके से पढ़ते रहिए and keep growing and keep learning. Thank you so much everyone.